हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग चल रहे हैं 10th क्लास के तैयारी के लिए, है ना। तो 10th क्लास का क्रैश कोर्स 2024 के लिए वैसे छात्र के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो 2024 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो 10th क्लास का जो भी सिलेबस है उसमें से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन को क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग ऑल सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। तो वैसे छात्र के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, यह बिहार बोर्ड के लिए क्या किया जा रहा है, यह वीडियो बनाया जा रहा है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल के आधार पर, है ना, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पे हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, और वो भी चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे 10th क्लास का फिजिक्स। ठीक है, अब बहुत ही आसानी तरीका से, किसी भी इसमें उबियाहट नहीं रहेगी, है ना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी। जो भी सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको बहुत ही आसानी से और आराम से, है ना, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें उबियाहट है और तेजी से सिलेबस को पार कर देंगे। ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। जो भी पढ़ेंगे बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट में बताइए, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज, है ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत आसानी भाषा में यानी बहुत इजीली समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी क्या कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पहला चैप्टर देखेंगे। और यह वीडियो खास करके लिए बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे फिजिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, तो सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, हम लोग 10th क्लास का यहाँ पे लिख देते हैं, क्लास 10। ठीक है, फिजिक्स देखेंगे जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यानी इस चैप्टर में हम लोग को प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स है उसको आसानी भाषा में, है ना, बहुत ही इजीली तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आता है कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यानी इसमें दो वर्ड आया, एक प्रकाश आया, एक परिवर्तन आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है इसी को क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले इसको ही समझना है। आखिर प्रकाश यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे फिर परावर्तन है तो एक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, है ना, सबसे पहले हम लोग प्रकाश पे बात करेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर प्रकाश होता क्या है, समझ में आया। तो प्रकाश क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को हम लोग जब देख रहे हैं ना अपनी नंगी आंखों से, नंगी आंखों यानी कि खुली आंखों से जो भी वस्तु देख रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं, है ना, किस प्रकार से देख रहे हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है ना, उसकी वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को, जैसे कि देखिए चौक है, चौक को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, कैसे ये दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या वस्तु देख पाएंगे हम लोग, नहीं, क्योंकि प्रकाश की वजह से कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है वो नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है तो प्रकाश इस पे पड़ रहा है तभी हम बोर्ड को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अगर अंधेरा कर दिया जाए तो क्या ये बोर्ड दिखाई देगा, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग, है ना, बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, तो जिसकी वजह से या तो जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। समझ में आया। अब ऊर्जा कैसे होता है, देखिए मान लीजिए
कोई भी वस्तु हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। जो ज्वलनशील वस्तु होता है, पदार्थ होता है, उसको जलाने पर क्या होता है, आग जलती है तो प्रकाश होता है, प्रकाश यानी इंजोरा आता है। ठीक है, तो देखिए आग जलाने पे इंजोरा भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी देता है, यानी कि तापमान भी देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना, जिसको जलावन बोलते हैं, है ना। जलावन को जलाकर क्या करते हैं, उससे प्रकाश भी हो जाता है और ऊर्जा भी देती है। ऊर्जा की वजह से क्या होता है, खाना बन जाता है। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक ऊर्जा है जिसकी सहायता से पृथ्वी पे उपस्थित सारे वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना। बिहार बोर्ड में हर साल यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश इनमें से क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा मारेंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से क्या मारना है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अगर परिभाषा पूछ दिया जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा भी है, तो बोलेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक ऊर्जा है जिसकी सहायता से पृथ्वी पे उपस्थित सारे वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, प्रकाश क्लियर हो गया। प्रकाश क्या है, तो जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को यहाँ पे देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। समझ में आ गया प्रकाश क्या है। अब चलेंगे कि प्रकाश का स्रोत। ठीक है, समझ गए कि प्रकाश क्या है, तो जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहेंगे। क्लियर, अगर जिनको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या रहे तो कमेंट में बताइए, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी है यहाँ पे हम अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है, पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से समझाना पड़े, है ना, वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, है ना, किस प्रकार से और हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रकाश किस जगह से निकलता है, यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत में लोग बोले तो जहां से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि प्रकाश है तो प्रकाश का क्या होता है, स्रोत भी होता है, यानी किस जगह से वो निकल रही है, कहां से निकल रही है, कैसे ये उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो बोला जाता है कि प्रकाश का स्रोत क्या है। यहाँ पे अगला पॉइंट है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठकर क्या कीजिए, जो हम बोल रहे हैं डेफिनेशन वो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत ही, है ना, असंभव है। कितना डेफिनेशन लिखेंगे इस पे, है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लिखने में टाइम लगता है। लिखने से अच्छा है कि हम उसको बहुत ही आसानी तरीका से समझा देंगे, है ना, एग्जाम्पल के साथ बतला देंगे। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, तो समझेंगे प्रकाश का स्रोत। तो देखिए प्रकाश का स्रोत क्या है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी कि जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बहुत ही ईजी है ना, हम लोग याद कर लेंगे, यानी कि समझ लेंगे कि प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं, यानी जिस बिंदु से प्रकाश निकल रही है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, बल्ब क्या हो रहा है, जल रही है ना। हम लोग लाइट जलाते हैं ना, बिजली से बल्ब डालते हैं, ये जो बल्ब जल रहा है इससे प्रकाश निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश इस बिंदु से निकल रही है, तो बल्ब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है ना, क्या होता है, दिन में सूर्य निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है और पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैली हुई है ना। सूर्य के वजह से क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर प्रकाश हो जाती है ना। जब सुबह होती है, सवेरा होता है तो क्या होता है, प्रकाश निकलता है, पूरा पृथ्वी प्रकाश से भर जाता है। तो यहाँ सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना, चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो सूर्य भी क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। समझ में आ गया, तो बोल सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, तो जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया, इसमें कोई मतलब फंसने वाली बात नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो समझ में ना आए, है ना, बहुत ही आसान है और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। समझ में आ गया प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है। ठीक है, जिस बिंदु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो जैसे में हो गया सूर्य,
सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसलिए प्रकाश का स्रोत हो गया। जलता हुआ बल्ब है ना, इसको जब जलाते हैं बिजली देकर तो क्या होता है, लाइट देता है, प्रकाश इससे निकलता है, तो ये भी प्रकाश का स्रोत हो गया। जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ टार्च हो गया, है ना, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या है, इस सबसे प्रकाश निकलता है, तो वह क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे प्रकाश का स्रोत यह कितने प्रकार के होता है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत है तो प्रकाश कितने प्रकार, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। ठीक है, अब मानव निर्मित और प्राकृतिक ये क्या है, तो देखेंगे प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के हैं, तो प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के हैं। पहला बोल सकते हैं क्या, प्राकृतिक, 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 और दूसरा हो जाता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ठीक है, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा बोल सकते हैं मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। अब ये दोनों क्या है, तो प्राकृतिक यानी कि जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक, और जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित। समझ में आ गया। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है, तो ऐसा प्रकाश का स्रोत जो स्वतः, जहां से प्रकाश स्वतः यानी खुद निकलता हो उसे प्राकृतिक यानी कि जो भगवान के द्वारा निकाला जाता है ना, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, तो प्राकृतिक यानी कि जो भगवान के द्वारा स्वतः, वो मानव के द्वारा नहीं बल्कि वो भगवान के द्वारा स्वतः खुद से निकलता हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब मानव निर्मित जो मानव के द्वारा निकाला जाता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का तो समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक यानी कि सोचिए वैसा क्या है जो खुद से प्रकाश देता है, तो सूरज है ना, सूरज को कोई जलाने नहीं जाता है। ठीक है, वह सुबह खुद निकलकर और खुद प्रकाश देते हैं यानी कि स्वतः निकलते हैं। तो इनका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राकृतिक का क्या, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, फिर रात में देखते हैं कि तारा है ना, जिसको त्रेगन बोलते हैं, स्टार। ठीक है, ये तारा हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे तारा। ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है यानी कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यानी यहाँ से खुद से निकलता है प्रकाश। ठीक है, और हो गया जुगनू। जुगनू समझ में आया, जो रात में है ना, अंधेरिया रात में देखते होंगे जो बुक बुक बढ़ते रहता है, कीड़ा होता है जिसे जुगनू बोलते हैं, है ना। हम लोग देहाती भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, भगजुगनी बोलते हैं। ठीक है, तो जुगनू उसको हम बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, जुगनू, जुगनू। समझ में आ गया। तो सूर्य क्या है, यह प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तारा और जुगनू ये सब हो गया जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। एग्जाम्पल में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देता है बिहार बोर्ड वाले, है ना, डाल देगा यहाँ पे कि जुगनू है जो प्रकाश का कौन सा स्रोत है, मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है, तो क्या मारेंगे, प्राकृतिक है। समझ में आ गया। अब मानव निर्मित का एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना, जो मानव के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसे प्राकृतिक मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तब जैसे में जो लाइट जलता है ना, हम लोग बिजली से जो बल्ब मारते हैं वो बल्ब क्या है, किसी मानव ने बनाया है और उसे मानव के द्वारा जलाया जाता है ना। तो हो गया क्या, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती हो गया, टार्च हो गया, मोबाइल का फ्लैक्स हो गया, ये सब है जो मानव निर्मित है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे कि जलता बल्ब है ना, जलता बल्ब। ठीक है, देखिए लिखने में टाइम लगता है। टार्च लिख सकते हैं, टार्च, जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती। ठीक है, जलती मोमबत्ती। समझ में आ गया। प्राकृतिक क्या हो गया, जो खुद से निकले उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और मानव के द्वारा जो निकाला जाए उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, किसी भी प्रकार की कोई डाउट इसमें नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश निकलने और न निकलने के आधार पे वस्तु को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी वस्तु है पृथ्वी पर उसको 2 भागों में बांटा जाता है।
किसके आधार पे? तो प्रकाश निकलने और न निकलने के आधार पे। यहाँ पे लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि प्रकाश है ना, लिखेंगे प्रकाश निकलने, निकलने यानी कि उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन मतलब निकलना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि प्रकाश निकलने, निकलने और न निकलने, और न निकलने के आधार पर, के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रदीप्त, एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरा को बोलते हैं अपरदीप्त वस्तुएं। समझ में आ गया? प्रदीप्त को दीप्तमान भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम है दीप्तमान, और इसको बोलते हैं अदीप्तमान। अदीप्तमान दे दे या दीप्तमान दे दे, एक ही बात होता है, ठीक है। प्रकाश निकलने के आधार पे, ठीक है, किससे निकलेगा किससे न निकलेगा यहाँ पे वो जानेंगे, उसके आधार पे, यानी प्रकाश निकलने और न निकलने के आधार पे वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, या तो इसी का दूसरा नाम है दीप्तमान वस्तुएं, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु, या तो इसका दूसरा नाम अप्रदीप्तमान। समझ में आ गया? अब देखेंगे कि प्रदीप्त क्या है और अप्रदीप्त क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। दीप्तमान या प्रदीप्त एक ही होता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, मोमबत्ती है, ठीक है। मोमबत्ती से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको जला दिया गया है, तो जलाने के बाद इससे क्या होता है, प्रकाश निकल रही है, ठीक है। इससे प्रकाश उत्सर्जन हो रही है, तो कौन सा वस्तु होगा, ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग जान रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। जिससे प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। अब देखेंगे अप्रदीप्त वस्तु क्या है, ठीक ना। तो देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक ईंट है ना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक ईंट है। तो बताइए ईंट से प्रकाश उत्सर्जन हो सकता है? यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ईंट बना दिया गया है ना, ईंट पत्थर जो होता है उससे प्रकाश निकलता है, जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, चौक हो गया, तो क्या इस सब से निकलेगा प्रकाश? नहीं। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु, चाहे अदीप्तमान वस्तु। समझ में आ गया? एक होता है प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त, है ना। तो प्रदीप्त वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त वस्तु, और अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले, ठीक है, तो उस प्रकार की वस्तु को अप्रदीप्त बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे ये है ना, ईंट से कभी भी प्रकाश नहीं निकलता है, तो ये हो गया अप्रदीप्त, है ना। जैसे में पूछेगा कि प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल, तो बोल देंगे कि जलता हुआ टार्च, है ना, सूरज, तारा, है ना, वहां पे जो स्टार है, त्रिगन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो गया, जुगनू हो गया, चंद्रमा हो गया, जलता मोमबत्ती, मोबाइल का फ्लैक्स हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ठीक है। जिससे प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त वस्तु, जिससे ना निकले उसे अप्रदीप्त। समझ में आ गया? और अप्रदीप्त का एग्जाम्पल हो गया तो टेबल कुर्सी हो गया, है ना, दीवार हो गया, ये बोर्ड हो गया, चौक हो गया, इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, अब आगे देखेंगे कि किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है ना, यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड को हम लोग क्यों देख रहे हैं, मतलब कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या कारण है, रीजन क्या है कि बोर्ड को हम लोग देख पा रहे हैं, है ना।
अब यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए कि एक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु रख दिया गया है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। तो किस प्रकार से प्रकाश पड़ती है इस पे और कैसे हम लोग देख पाते हैं, समझ में आ गया। तो देखेंगे कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, तो क्या होता है कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सूर्य पार लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सूर्य भगवान है ना। यहाँ पे क्या है, सन यानी कि सूर्य है। तो सूर्य से प्रकाश निकल करके क्या होता है कि वस्तु पे पड़ता है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश निकला और निकलकर वस्तु पे पड़ रहा है, समझ में आ गया। और वस्तु से क्या होता है कि टकरा कर, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मानव है, मानव, यहाँ पे मानव मान लीजिए खड़ा है कोई, ठीक है। यहाँ पे कोई मानव खड़ा है, समझ में आ गया। तो सूर्य का प्रकाश निकल करके किसी वस्तु पे क्या होता है, पड़ता है। अब पड़ने के बाद यहाँ पे जो किरण होता है ना, प्रकाश का किरण, वो वस्तु से टकरा कर और यहाँ से परावर्तन लौट कर मानव के आंखों पे पड़ती है। प्रकाश सूर्य से निकला और जाकर वस्तु पे पड़ा और वस्तु से टकरा कर प्रकाश लौट गया और आकर के मानव के आंख पर पड़ा। तब ये वस्तु को क्या करता है, ये मानव देख पाता है। यानी सूर्य से प्रकाश निकलकर जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं ना, उस वस्तु पे आकर पड़ा और वो वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पे आती है ना, वहां से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तभी हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश टकराकर वहां से लाइट आया हमारी आंखों पे, हमारी आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। उस पर उस वस्तु का क्या पड़ता है, इमेज बनता है, इनकी फोटो बनता है, तस्वीर, तभी हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। समझ में आ गया। तो बोला जाएगा कि हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो बोलेंगे कि सूर्य से निकला प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, है ना, और वह हमारी आंखों पे पड़ती है, तभी हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। समझ में आ गया। अगर पूछ दिया जाए कि किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में ही क्यों देखते हैं, तो बताएंगे कि यहाँ से सूर्य से निकला प्रकाश किरण वस्तु से टकराता है और वहां से टकराने के बाद वह प्रकाश लौटकर हमारी आंखों पे पड़ती है और तभी हम वो वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। समझ में आ गया। अब इसके आगे देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रकाश जो है ना, बाहर में, ठीक है, रूम में तो प्रकाश नहीं आ रहा है क्योंकि रूम में छत्ता होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश को रोके हुए रहता है, लेकिन रूम भी इंजोरा क्यों हो जाता है, रूम में भी प्रकाश भर जाता है, आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कारण क्या है, तो ही देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। वो सब जो होता है, रूम में प्रकाश आ गया, वो सब हो गया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन है क्या, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर यह प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रकाश का, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है ना। तो समझिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जान रहे हैं कि ये मान लीजिए वायुमंडल है ना। तो वायुमंडल में अनेक प्रकार के क्या है, गैस भरा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस भरे हुए हैं और छोटे छोटे धूल कण भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वायुमंडल है, इसमें छोटे छोटे बहुत से कण भरे हुए हैं, ठीक है। और अनेक प्रकार के बहुत सारे क्या है, यहाँ पे वायु भरे हुए हैं, गैस भरे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश निकल कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, वो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो सूर्य से प्रकाश निकल कर वायुमंडल में होते हुए क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर आती है। समझ में आया। सूर्य से प्रकाश निकल कर और वायुमंडल में जो फैला हुआ है गैस, वो सबसे होते हुए, टकराते हुए, है ना, उस सब पे पड़ते हुए और हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य से प्रकाश निकलकर जो पृथ्वी की ओर चल दिया और इसके बीच में जो छोटे छोटे कण भरे हुए हैं, उस पे क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण जो हैं, उस पर प्रकाश पड़ती है। तो प्रकाश को क्या करता है कि छोटे छोटे जो कण होते हैं वो अवशोषित कर लेता है, यानी अपने पास रख लेता है, ठीक है। जितना रखना होता है वो रख लेता है और बाकी जो बच गया है ना, उसको चारों ओर बिखेर देता है। बिखेरना मतलब फैला देता है,
ठीक है, समझ में आया। प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, तो सूर्य से निकला प्रकाश का किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर जब पड़ती है तो वो छोटे छोटे कण प्रकाश के ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर लेता है और बाकी बच गया उसको चारों तरफ फैला देता है। समझ में आ गया। और ये प्रकाश को फैलाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। प्रकाश का फैलाना, प्रकाश को फैला देता है, वो फैलाने की क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नो डाउट है ना। जब सूर्य से प्रकाश निकला, समझिएगा, सूर्य से प्रकाश निकला, निकल करके हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण है, उस सब कणों पर पड़ा और पड़ने के बाद वो छोटे छोटे कण जो है वो कुछ ऊर्जा को रख लेता है। ठीक है, और रखने के बाद बाकी को चारों तरफ फैला देता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना। एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बर्तन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बर्तन ले लिए हम, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिए, ऊपर से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ऊपर से बड़ा बर्तन ले लिए, है ना। ये क्या है, बड़ा बर्तन है। ठीक है, क्या कर रहा है कि ऊपर से बड़ा बर्तन है, इसमें से पानी हम गिरा रहे हैं छोटा वाले बर्तन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर में जो पानी है इसमें भरा हुआ है, उससे पानी ढाल रहे हैं छोटे वाले बर्तन में। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है यहाँ पे बर्तन, ऊपर से जो इस बड़ा वाला ड्राम में से छोटे वाले ड्राम में क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से जो पानी भरेंगे तो ड्राम का होगा, छोटा ड्राम में तुरंत भर जाएगा। यानी कि जितना इसमें अटाना है, जितना इसमें पानी अटेगा उतना अटा लेगा, और उसके बाद क्या होगा, बाहर से गिरने लगेगा ना। भरने के बाद क्या होगा, बाहर से गिरेगा, उपला कर गिरना स्टार्ट हो जाएगा और चारों तरफ ये पानी फैल जाएगा। समझ में आ गया। जब ऊपर से पानी इसमें भर रहा है तो जितना इसमें अटेगा उतना तो अपने पास रखेगा। ठीक है, और उसके बाद भरने के बाद क्या करेगा, जितना जगह है उतना ही रखेगा। और जब ये भर जाएगा पूरी तरह से तो ये ऊपर से पानी गिर रहा है, भर गया तो भी ऊपर से पानी इसमें गिर रहा है, तो क्या होगा, पानी चारों तरफ ऊपर से है ना उपला कर गिरेगा, ओवरफ्लो होगा और चारों तरफ क्या हो जाएगा, पानी ही पानी भर जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा चारों तरफ। तो उसी प्रकार से समझिए यहाँ पे प्रकाश का परिकीर्णन कि सूर्य से प्रकाश जो है वो निकलता है, निकल करके वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, और वो कण के अंदर जितना ऊर्जा को रखने का जगह होता है उतना रख लेता है, और उसके बाद जब वो भर जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, नहीं रखेगा, बाकी चारों तरफ फैला देगा। ठीक है, जितना रखना है रख लेगा, बाकी को चारों तरफ फैला देगा। समझ में आ गया। वो फैलाने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ बताए ना, जितना पानी रखना है रख लेगा, और जैसे ही भर जाएगा तो ओवरफ्लो होकर चारों तरफ फैल जाएगा। ये पानी फैल रहा है, यानी कि यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन। उसी तरह से यहाँ पे हम समझा रहे हैं ना कि सूर्य से निकला प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पे पड़ता है, और जितना उसमें ऊर्जा रखना हो छोटे छोटे कण में वो रख लेता है और बाकी को चारों तरफ फैला देता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन। समझ में आ गया। प्रकाश का परिकीर्णन बहुत ही आसान है और पूछता भी है 2 नंबर में या तो 3 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। समझ में आ गया। तो यह था प्रकाश का परिकीर्णन। अब हम लोग देखेंगे आगे कि प्रकाश का किरण क्या है ना। जो प्रकाश सूर्य से निकल रहा है किरण वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सूर्य का किरण होता है तो बोला जाता है प्रकाश का किरण, यानी सूर्य से निकला प्रकाश तो ये इसका किरण होता है ना, हर डायरेक्शन में किरण फैल जाता है। ठीक है, तो यह किरण क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट है, तो पॉइंट है कि प्रकाश का किरण। ठीक है, तो एक सरल रेखा पर है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए यहां से मान लीजिए प्रकाश निकला तो ये हमेशा सीधा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे मान लीजिए ईटा रखा है, पत्थर रखा है, इसे टकराया फिर इन्हें आ जाएगा, इन्हें कोई रखा है वस्तु यहाँ से टकराया इन्हें चल जाएगा। क्या ऐसे होता है, फिर इन्हें टकराया यहाँ पे फिर इन्हें आ गया, फिर यहाँ टकराया इन्हें आ गया। ऐसे प्रकाश नहीं चलता है, जब भी चलता है तो सीधे गमन करता है। ठीक है, इन्हें निकला ये सीधे ही जाएगा। ठीक है, एकदम सीधा आ जाएगा, यानी सीधे रेखा पर, एक सरल रेखा पर है ना, बोल सकते हैं सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। नहीं तो एक सरल रेखा पर चलने वाले किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ में आ गया। एक सीधी रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट। समझ में आ गया प्रकाश का किरण क्या है। ठीक है,
सरल रेखा पर यानी कि सीधी रेखा पे चलने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, किरण पुंज क्या होता है, अगला पॉइंट है हम लोगों का कि किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज क्या है, यहाँ पे अगला पॉइंट है किरण पुंज क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के या तो किरणों के समूह को, है ना, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ एक ही किरण निकलता है, ऐसा ना होता है। सूर्य से जब भी निकलता है किरण तो बहुत सा निकलता है ना, चारों दिशाओं में किरण ही किरण। ठीक है, यहाँ पे क्या एक किरण है या बहुत सारा, तो सूर्य से निकल रहा है ये बहुत सारा किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे एक किरणों का समूह है, इधर भी किरण निकल रहा है। ठीक है, सब सीधी रेखा में निकलता है। ठीक है, एक सरल रेखा पे गमन करते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यहाँ पे एक समूह बन गया, इस समूह को ये झुंड को ही क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जला दिए, तो क्या होता है, मोमबत्ती से जो लौ निकलता है, उससे जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, सिर्फ एक प्रकाश निकलता है नहीं, चारों दिशाओं में किरण का आरेख निकलता है, यानी कि किरण एक सरल रेखा पे गमन करती है ना। यहाँ पे बहुत सा किरण हो गया, चारों दिशा में फैल रही है, तो यहाँ झुंड बन गया किरणों का। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा होता है, उसमें 5-10 होता है ना, एक चाबी के गुच्छा में 5-10 चाबी होता है, तो क्या हो गया, झुंड हो गया चाबियों का। ठीक है, तो उसी प्रकार से किरण का समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही इजीली है, आसान है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। किरण पुंज समझ में आ गया, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, समझ में आ गया। तो पहला को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, दूसरा को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। डबल डबल यहाँ पे डॉट है, यानी कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा में होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। अब बारी बारी से तीनों को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अपसारी किरण पुंज क्या है, ठीक है, तो देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो एक बिंदु स्रोत से, है ना, बहुत सा किरण क्या होता है, निकल कर और फैलती चली जाती है। ठीक है, फिगर पे ज्यादा समझ में आएगा, हम लोग फिगर बनाकर देखेंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। यहाँ पे देखिए एक प्रकाश बिंदु है जिससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रही है। ठीक है, हो गया, ये हो गया क्या, अपसारी किरण पुंज। तो एक बिंदु से प्रकाश निकलकर और फैलती चली जाती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज हम लोग देख रहे हैं, ये क्या होता है, तो एक किरण पुंज एक बिंदु से प्रकाश निकलकर क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में फैलता जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और इसमें 2 किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पे इसका दूरी इतना है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे जाकर के इतना चौड़ा हो गया, तो यहाँ पे अब 10 हो गया, उसी करते करते 20, 30, 40, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एक बिंदु से निकलकर प्रकाश के किरणें और आगे की ओर बढ़ती जाती है, और 2 किरणों के बीच की दूरी इसमें हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, शुरू में देखिए कि एक बिंदु से निकला तो दोनों आपस में नजदीक था, देखिए भीरी था, है ना, एक दूसरे के नजदीक था, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दूरी इसके बीच की बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और इसमें 2 किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें 2 किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाती है। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम, है ना, फिगर के द्वारा भी यहाँ पे समझा दिए। अब पूछ दिया जाएगा कि जैसे में बताइए, जैसे में कुछ होगा तो होगा, हम लोग लाइट जलाते हैं ना, लाइट देखिए होता है यहाँ पे पतला छोटा होता है, इसको जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश निकलकर और चारों दिशाओं में एकदम चौड़ा में फैलकर बढ़ता है ना, तो हो गया प्रकाश लाइट का।
टॉर्च का। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक टॉर्च बना दिए, है ना, यहाँ पे क्या है, एक टॉर्च है। तो टॉर्च को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से फॉक्स चारों दिशाओं में ऐसे फैलकर, है ना, जैसे जैसे दूर जाता है वैसे क्या होता है, फैलते जाता है, ठीक है। टॉर्च देखिए इसका यहाँ पे मुंह पतला था, छोटा था, लेकिन आगे जाकर फैलते जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में टॉर्च लिख सकते हैं। मोबाइल का फ्लैश देखिए, मोबाइल में जो बल्ब होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसको जब जलाते हैं तो चारों तरफ फैल जाता है। तो ये सब क्या हो गया, तब अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जलता हुआ बल्ब है ना, बल्ब से जो प्रकाश निकलता है चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो हो गया सब अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या है ना। अब देखेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज क्या है, ठीक है। तो इसका भी फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, इसमें क्या होता है ना, इसका सिर्फ इसका दम जस्ट उल्टा यानी विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से फैलती चली जाती है, तो इसका होता है कि चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। इसमें एक बिंदु से निकलती है और इसमें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर मिल रही है एक बिंदु पे। यहाँ पे देखेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें, है ना, एक बिंदु पर आकर चारों दिशाओं से प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है और इसमें दो किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। एने से देखिए आ रहा है, तेने यहाँ पे ज्यादा था, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे दूरी इसका कम रहा है। तो समझ में आ गया अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो इसमें, है ना, यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो किरणों के बीच की दूरी घटती जाएगी और इसका सारा प्रकाश का जो समूह होगा, प्रकाश का जो किरण होगा, वो एक बिंदु पर ही आकर मिल जाएगी। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो एक बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश के किरण को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा घटती जाती है, ठीक है। तो यह था अभिसारी किरण पुंज, है ना। एक बिंदु पर आकर मिलने वाले प्रकाश के किरण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा घटती जाती है। समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या है, तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं समांतर किरण पुंज, फिगर पे ज्यादा समझ में आएगा। समांतर किरण पुंज है, एक दूसरे को क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, न ज्यादा न कम, एक दूसरे के एकदम बराबर दूरी पे यह गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब जो है क्या है, समांतर किरण पुंज है, एक दूसरे के समान दूरी पर क्या हो रहा है, गमन कर रही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समान दूरी पर क्या होता है, एक दूसरे के समान दूरी पर यह गमन करती है। यह देखिए सारा जो किरण है ये आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। एक किरण पुंज एक दूसरे के समान दूरी पर आगे की ओर बढ़ रही है और इसमें दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसमें जितना भी किरण पुंज है वो सब के बीच की दूरी समान होती है। मान लीजिए ये किरण आपस में 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये सब 5 मीटर की दूरी पे ही है ना। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समान दूरी पर क्या होती है, गमन करती है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। समझ में आ गया, समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के समान दूरी पर गमन करे उसे समांतर किरण पुंज। अब जैसे में बोल दिया जाएगा, तो जैसे में ट्रेन की पटरी, समझ में आ गया। समांतर किरण पुंज का हम एग्जांपल बता रहे हैं, ट्रेन का पटरी देखिएगा, वो दोनों पटरियों जो होता है, यहाँ पे देखिए दोनों पटरी होता है, वो कभी नहीं हो ऐसा होता है कि क्या होता है कम या बेसी। जब भी वो जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, दोनों एक साथ ही और समान दूरी पे ही आगे की ओर बढ़ते जाती है ना, न ज्यादा न कम न कभी बेसी। जब भी ये देखने के लिए मिलेगा तो जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ पे भी और उतना दूरी आगे भी रहेगा, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज जो वैसा रेखा जो एक दूसरे के समान दूरी पे स्थित हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। प्रकाश का वैसा किरण जो एक दूसरे के समान दूरी पे गमन करती है। समझ में आ गया, ठीक है। और अभिसारी का एग्जाम्पल नहीं बताएं, अभिसारी का एग्जाम्पल हो जाएगा हैंड लेंस। पहले देखे होंगे कि एस्ट्रोनॉम बॉक्स जब हम लोग लेते थे तो उसमें एक लेंस दिया जाता था, है ना, छोटा सा लेंस होता था। तो उसको क्या करते हम लोग, क्या करते थे, देखते थे कि सूर्य का प्रकाश के सामने, सूर्य के किरण के सामने जब उसको देखिए ऐसा होता था, है ना, ऐसा गोल सा होता था, इसमें लेंस लगा रहता था, ठीक है।
इसको हाथ से पकड़ कर नीचे कागज रख लेते थे। इस पर क्या होता था, सूर्य के प्रकाश जो था उस सूर्य के सामने जब करते थे तो सूर्य का सारा किरण आ करके एक बिंदु पर यहाँ पे लेंस पे पड़ता था। इस सब किरण को एक जगह करके और कागज के एक बिंदु पे लाकर जमा कर देता था, है ना। क्या करता था, सूर्य के सामने जब ये लेंस को करते थे, है ना, किए होंगे बचपन में, जब स्टोमान बॉक्स में जो ये लेंस होता था, इस लेंस को निकाल करके और एक कागज नीचे रख करके उसके सामने क्या करते थे, ऐसे पकड़ कर रखते थे, तो किरण जो है प्रकाश का किरण और सगरों से आकर के लेंस पे पड़ने के बाद और लेंस जो है नीचे किसी एक बिंदु पर लाकर उसको गिराती थी, यानी कि एक बिंदु पर पड़ता था और जिस बिंदु पर ये प्रकाश पड़ता था वहां पे जला देता था, है ना। ऐसा किए होंगे। तो क्या हो गया, एक बिंदु पर लाकर मिला रही है और एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया। नहीं तो देखे होंगे ये जो आसमान है, खुला आकाश है, हम लोग को आभास होता है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम लोग को आभास होता है, जैसे लगता है कि बादल जो है ना वो आगे जाकर के, है ना, जहीं कहीं जमीन में ठेका हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लग रहा है कि एक बिंदु पे जाके मिला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। और ट्रेन के पटरी में भी देखिएगा, जब ट्रेन का पटरी सीधा होता है तो ट्रेन के पटरी के बीचों बीच खड़ा होकर देखिएगा तो लगेगा कि ट्रेन के पटरी है ना वो आगे कहीं जाकर के एक दूसरे से मिला हुआ है। दोनों पटरियां जो होती है वो आगे जाके लगता है कि दोनों आपस में ऐसे करके मिला हुआ है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है देखने पे, ठीक है। वो कब वो क्या हो गया, तो सब होगा अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल, जो लगता है कि एक बिंदु पे मिला हुआ है। समझ में आ गया। तो ये था किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है और तीनों का एग्जाम्पल के साथ हम समझा चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि आवागमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। क्या देखेंगे, आवागमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि आवागमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है ना। आवागमन यानी आर पार होने के आधार पे, है ना। जैसे शीशा लेते हैं सादा, तो इस पट्टी से इस तरफ, है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं। जैसे चश्मा जो पहनते हैं उसमें वैसा शीशा लगा होता है जो एक पट्टी से दूसरी पट्टी हम लोग देख सकते हैं और प्रकाश उसमें आसानी से इस तरफ से इस तरफ पार हो जाता है। तो वही आर पार होने के आधार पर, है ना, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला को बोलते हैं पारदर्शी, है ना, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पहला को पारदर्शी बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा को बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है। आवागमन के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को पारदर्शी पदार्थ, दूसरा को अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा को पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए, ठीक है, इस तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पहला हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे में क्या होता है, शीशा, जो सादा शीशा होता है उसमें क्या होता है कि अगर लाइट इस तरफ से जलाया जा रहा है ना, अगर इस तरफ से लाइट जलाया जा रहा है तो लाइट क्या होता है कि सादा शीशा में इस तरफ से इस तरफ आराम से पार हो जाता है, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या तो पानी, है ना, जो साफ पानी होता है ना, शुद्ध पानी होता है जिसको कजल बोलते हैं हम लोग, पानी में अगर प्रकाश मारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जो है अंदर तक चला जाता है, यानी पार हो जाता है पानी के, एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है। यानी एक तरफ से दूसरे तरफ जो प्रकाश पार हो जाता है जिस पदार्थ में, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। समझ में आ गया। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। अब जैसे में बोला जाएगा तो जैसे में हो जाता है क्या,
शीशा है ना, शीशा जो कांच का प्लेन शीशा होता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी, ड्राइवर के आगे जो शीशा लगा रहता है उसमें क्या है, एकदम सफेद होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई भी देता है और प्रकाश भी एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है। तो शीशा हो गया है ना, पानी हो गया, वायु हो गया, इस सब में क्या प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से है ना एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब हम लोग देखेंगे अपारदर्शी, तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें पार हो जाता है तो पारदर्शी है, इसमें पार नहीं होता है इसलिए अपारदर्शी। ठीक है, तो अपारदर्शी पदार्थ आप देखेंगे, तो अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ ना पार हो, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड है, तो क्या है, यहाँ पे लाइट मारेंगे बोर्ड पे तो उस तरफ दिखाई देगा, उस तरफ पार होगा लाइट, नहीं होगा। तो ये बोर्ड क्या हो गया, तो यह अपारदर्शी पदार्थ है। ये पदार्थ है लेकिन कैसा है, तो अपारदर्शी, इसमें प्रकाश पार नहीं करेगा, इस तरफ से उस तरफ प्रकाश नहीं जाएगा। ये दीवार हो गया, दीवार में क्या करेंगे, लाइट मारेंगे तो दूसरे तरफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यानी प्रकाश पार नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है, ये हो गया अपारदर्शी। ठीक है, यह कैसा पदार्थ है, तो यह अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, जैसे में कहेगा तो जैसे में बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, ईटा पत्थर, ये सब कुछ है, इससे कभी भी प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार नहीं होती है। समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है पारदर्शी, है ना, सॉरी पारभासी। तो पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार होती है लेकिन प्रकाश के कुछ ही कण पार हो पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे पारभासी पदार्थ क्या है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पदार्थ है, और जब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब लाइट जलाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जो चल रहा है, यहाँ पे लाइट मारा गया इस पदार्थ पे, और इसका पार जो हुआ ना मात्र 2-3 ही प्रकाश, इन्हें से प्रकाश आ रहा है 5-6 गो, है ना, प्रकाश का किरण क्या हुआ 5-6 गो है, लेकिन इस पदार्थ पर पड़ने के बाद इस तरफ से दूसरे तरफ जो प्रकाश पार हो गया वो क्या हुआ, तो मात्र 3 ही गो हुआ है ना। यहाँ पे प्रकाश का किरण मात्र 3 ही गो है जो दूसरे तरफ पार कर पाया, यानी जिसमें से कुछ कुछ ही पदार्थ को जाने दे, अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही कण को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पारभासी। ठीक है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो समझ में आ गया। जैसे में पूछेगा तो जैसे में हो जाता है घिसा हुआ कांच, है ना, जो कांच होता है उसको अगर रगड़ दिया जाए और उस पर लाइट मारते हैं तो प्रकाश का कुछ ही कण है जो धुंधलापन उपटी प्राप्त कर पाता है। या तो बैलून का रबर, ठीक है, उसमें प्रकाश मारिएगा तो कुछ कुछ एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता है, यानी पार करता है। समझ में आ गया। हो हम लोग का रक्त हो गया, है ना, हम लोगों का त्वचा हो गया, इस समय लाइट मारते हैं, देखिएगा हाथ में पट्टी लाइट मारिए तो पट्टी दिखाई देगा तो खाली लाल लाल दिखाई देता है, यानी कुछ कुछ कण है जो आ रहा है जो दिखाई देता है ना। कभी देखे हैं इस तरफ लाइट जला करके हाथ में, इस तरफ देखे हैं तो दिखाई देता है ना। ये सब हो गया क्या, ये हो गया सब पारभासी, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार कर पाए। समझ में आ गया। ये हो गया आवागमन के आधार पे पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में। ठीक है, ये हो गया पदार्थ का प्रकार। अब हम लोग अगला देखेंगे कि परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अभी तक प्रकाश पढ़ रहे थे, अब हम लोग देखेंगे परावर्तन, है ना। प्रकाश का जो शब्द आया, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश तो समझ में आ गया, है ना। अब देखेंगे परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हम लोग का कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि परावर्तन। ठीक है, परावर्तन, परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बहुत ही इजी है ना। सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य से निकला प्रकाश, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मान लीजिए सूर्य है, इससे प्रकाश निकल रहा है, हम लोग जान रहे हैं सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। तो सूर्य से प्रकाश निकल कर किसी वस्तु पर क्या होता है, पड़ता है, और पड़ने के बाद यह टकरा कर, है ना, लौट जाती है। तो लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। तो इजी है, परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर और लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को, है ना, यहाँ पे जो प्रकाश है ये प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर और लौटने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया। जैसे में एग्जाम्पल पे देखिएगा, हम लोग जो बॉल खेलते हैं ना, है ना, रबर का जो गेंदा होता है जिसको कास्को बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, दीवार पे मारते हैं तो दीवार पर टकराता है, टकरा कर वापस लौट आता है ना।
मारने के बाद वो वापस लौट आता है ना, किसी दिशा में लौट जाता है। तो लौटने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकला और यहाँ पे मान लीजिए कुछ वस्तु है, कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पे पढ़ कर वापस लौट गया, ठीक है, इधर या इधर। तो लौटने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन मतलब लौटना, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश निकलने के बाद किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ने के बाद वह टकराकर लौट जाती है एक दिशा में, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन जो करता है क्या सब वस्तु से कर पाता है ना, किस वस्तु से बढ़िया से यानी अच्छी तरह से परिवर्तन हो सकता है। तो ये परिवर्तन समझ में आ गया क्या है, तो लौटने की क्रिया प्रकाश का परिवर्तन। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण क्या है, अगला हम लोग का पॉइंट है समतल दर्पण क्या है, क्या है, ठीक है। समतल दर्पण क्या है, याद रखिएगा कि जो परिवर्तन का काम होता है ना वो सबसे अच्छा किस पे हो पाता है, तो एक समतल दर्पण पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे समतल दर्पण अगर रख दिया जाए तो यहाँ पे पढ़ने के बाद यह एक दिशा में लौट जाती है, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा समतल सतह किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को माना जाता है, ठीक है। प्रकाश जो लौटता है ना वो सबसे अच्छी तरह से किस पर लौट पाता है, तो समतल दर्पण है वो बहुत अच्छा से प्रकाश का परिवर्तन कराता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के सबसे अच्छा दर्पण कौन सा है, तो समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी यह क्या है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण क्या है, तो एक कांच का टुकड़ा होता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यह कांच का एक टुकड़ा होता है जिससे नीचे की ओर रचित किया हुआ रहता है, यानी कि रंगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बीच में जो होता है चांदी या पारा का लेप चढ़ाया होता है, समझ में आ गया। और ऊपर का जो भाग है वह चिकनी हो जाती है ना, चिकनी सतह रहती है जो प्रकाश के परिवर्तन का कार्य करता है। फिगर पे समझ में आएगा, यहाँ पे हम फिगर बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे और जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे एक हम बना रहे हैं क्या, एक यहाँ पे दर्पण बना रहे हैं, मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है। यहाँ पे एक दर्पण है, एक कांच का टुकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रकाश एक शीशा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसके नीचे की ओर, देखिए निचला भाग हम रंग रहे हैं, ठीक है। तो वैसा शीशा का टुकड़ा या वैसा दर्पण बोल सकते हैं जिसका निचला भाग है ना, निचला भाग रचित किया हुआ रहता है, रचित बोले तो रंगा हुआ रहता है, ठीक है। निचला भाग देखिए हमें रंग दिए, ठीक है, निचला भाग रंग दिए, समझ आ गया। और इसके बीच का भाग, जो ये बीच में ये भाग है, बीच का भाग ये देखिएगा, ये बीच का भाग है ना, ये बीच के भाग पर क्या होता है, लेप चढ़ाया हुआ रहता है, यहाँ पे लेप चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है। फिगर और बड़ा पाते हैं ताकि दिखाई दे, देखिएगा यहाँ पे जो हो गया है ना, निचला भाग क्या होता है, रचित किया हुआ रहता है ना, देखिएगा हम रचित कर रहे हैं, रंग रहे हैं, ठीक है। हो गया वैसा दर्पण जिसका निचला भाग रंगा हुआ हो, यानी कि रचित किया हुआ हो रहता है ना, निचला भाग रंगा हुआ है, और इसका बीच का जो भाग है ना इस पे चांदी या पारा का लेप चढ़ाया होता है, देखिए यहाँ पे लेप चढ़ा दिए, ठीक है, चांदी या पारा का लेप चढ़ाया हुआ है, हो गया। बीच में क्या किए, चांदी या पारा का लेप चढ़ा दिए। आइए ऊपर की जो सतह बच गया ना, ऊपर की सतह है, तो ऊपर की सतह नहीं रंगा हुआ रहता है, नहीं चांदी के पारा चढ़ाया जाता है, यह चिकनी सतह रहती है ना। समतल दर्पण है, इसके ऊपर की जो सतह है, ऊपर की सतह चिकनी सतह होती है, जो क्या करता है, तो यह प्रकाश के परिवर्तन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि इस पे प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, पड़ने के बाद यह है कि नीचे दिशा में लौटा देता है, इधर से प्रकाश आ रही है और इधर लौट रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो समतल दर्पण ये हो गया। तो बोलेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा कांच का टुकड़ा जिसे नीचे की ओर रचित किया हुआ रहता है, बीच में चांदी या पारा का लेप चढ़ाया जाता है, और ऊपर सतह, जो ऊपर की जो सतह है वो
चिकनी होती है यानी प्लेन होती है। अब प्लेन होती है क्यों होती है? तो वह प्रकाश के परिवर्तन करने के लिए क्या होती है? चिकनी सतह होती है। उसका काम क्या है? तो चिकनी सतह है वह प्रकाश के लौटाने का काम करता है। इस पर प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद इसको लौटाता है, यानी यह प्रकाश के परिवर्तन का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? एक समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण ऐसे पार सकते हैं, यहाँ पे हम पार चुके हैं। लिख सकते हैं कि नीचे का भाग है ये क्या है? रंगा हुआ है ना, रंगा हुआ भाग। ठीक है, रंगा हुआ भाग। बीच की जो सतह है तो इसको लिख सकते हैं, बीच की सतह वह चांदी, लिख सकते हैं कि चांदी या पारा का लेप चढ़ाया हुआ है। हो गया। और ऊपर है तो ऊपर है जो कुछ है चिकनी सतह है ना, ऊपर क्या है? तो चिकनी सतह है ना। इसका काम कुछ है चिकनी सतह का, तो उसका काम है प्रकाश के परिवर्तन का काम करना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं फिगर पर कि नीचे की हिस्सा क्या होता है? नीचे का भाग रंगा हुआ होता है ना, उस पर पेंट किया हुआ रहता है, लाल से पेंट कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे लाल कलर से रचित किया जाता है। ठीक है, और इसके बीच का जो भाग है उस पे चांदी या पारा का लेप चढ़ाया जाता है। फिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए। और ऊपर का जो है चिकनी सतह वो कौची है? प्लेन है, यानी कि चिकनी है, जो क्या करता है? प्रकाश के परिवर्तन का कार्य करता है। समझ में आ गया? यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के ऊपर के हिस्सा चिकनी सतह करती है। तो ये हो गया समतल दर्पण। और प्रकाश के परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा दर्पण किसे माना जाता है? तो वो समतल दर्पण को। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ से प्रकाश परिवर्तन बोल रहे हैं है ना, यानी लौटाने की क्रिया है। ये इसके नियम भी कुछ होते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से प्रकाश आया इधर लौट जाएगा, इधर लौट जाएगा, इधर लौट जाएगा, इधर, ऐसा नहीं। इसका जो है लौटने का भी एक नियम होता है। ठीक है, यह किस दिशा से आएगा और किस दिशा में लौटेगा, तो ये हम लोग देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट है हम लोगों का प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम लोग। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर देखिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे क्या कि प्रकाश के लिखेंगे प्रकाश का लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम है ना। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है? ठीक है, तो देखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम है ना, तो प्रकाश जिस दिशा से आती है ना, तो समतल दर्पण पर पड़ने के बाद और वह एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश और लौटती है। जिस नियम को लागू करते हुए लौटती है उस नियम को ही क्या कहते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के नियम। जैसे कि यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे वस्तु है रखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे समतल दर्पण है, समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए समतल दर्पण है और प्रकाश का किरण है वो एक दिशा से आया और एक वस्तु पे पड़ा है ना। चलिए, समतल दर्पण के एक सतह पर एक बिंदु पे पड़ा और यहाँ पे पड़ने के बाद यह एक निश्चित दिशा में लौट गया। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश इस दिशा से क्या हो रहा आ रहा है और एक बिंदु पे पड़ा है ना। इस सतह है समतल सतह के किसी एक बिंदु पे पड़ रहा है और यहाँ पे पड़ने के बाद एक दिशा में लौट जा रहा है। और यहाँ पे जो लौट रहा है ना, तो यहाँ पे किसी नियम के अनुसार लौट रहा है। यहाँ पे नियम है कि इस दिशा से आया तो इस दिशा में ये लौटेगा। तो जिस नियम को यह पालन करते हुए एक दिशा में लौट रही है ना, उस नियम को ही कहते हैं क्या? प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के किरण किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद एक निश्चित दिशा में, यानी जो फिक्स दिशा होता है, निर्धारित किया जाता है, उस दिशा में लौट जाती है। और लौटने के वक्त, लौटते समय जिस नियम का वो पालन करती है, उस नियम को ही बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण को आई बोलते हैं और परिवर्तन कोण को आर, एक दूसरे के बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। जैसे आप फिगर पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे फिगर पे देखेंगे कि ये नीचे क्या है? समतल दर्पण है।
जिसमें देख रहे हैं कि एक प्रकाश है वो आकर किसी बिंदु पे पड़ रही है और पड़ने के बाद एक दिशा में लौट गई, ठीक है। और इस बिंदु पर एक सीधा क्या हो गया, लंब डाला हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधा दम सीधा एक क्या हो गया, लंब डाला गया, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रकाश के किरण यहाँ पे आकर समतल दर्पण के किसी बिंदु पे पड़ रहा है और वह एक दिशा में लौट गया, ठीक है। और इसके बीचों बीच एक क्या है, लंब डाला गया है, जिसे अभिलंब कहते हैं। हम लोग इस फिगर को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। पहले हम लोग नियम समझ रहे हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किरण यहाँ पे आ रहा है और इधर एक लौट गया और इसके बीच में एक लंब डाला हुआ है। अभी लंब डालने की वजह से क्या हो गया, दो भागों में यह बट गया, एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो किरण आ रही है इसे आपतित कहते हैं, तो आपतित किरण है ना, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किरण आ रहा है तो इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण। और ये किरण लौट रही है, इसे परावर्तित किरण। ये जो लंब डाला हुआ है इसको बोलते हैं अभिलंब, और यह बिंदु है, यह बिंदु जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यह दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, तो यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। और यह किरण जो है परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है ना। और यह जो है क्या है, तो अभिलंब है, अभिलंब है। और यह किरण क्या है, तो यह किरण है आपतित किरण, यानी किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, समझ में आ गया। और ये देखिए अब आपतित किरण आने, जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच यहाँ जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, यहाँ पे स्मॉल आई हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किरण लौट रही है, तो लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है ना, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, यानी कि कोण आर हो गया। तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं ना, कोण आने वाला किरण के साथ में, आने वाला किरण है इसके बीच में जो लंब डालल है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कोची, आपतन कोण। इसे आई से सूचित करते हैं, तब लिख लिए कोण आई बराबर। और यहाँ पे किरण जो लौट रहा है इसके बीच में जो अभी लंब डालल है उसके बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं आर। तो यहाँ पे लिख चुके हैं बराबर कोण आर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिफिनेशन कहता है परावर्तन के नियम के अनुसार इसका पहला नियम है, कह रहा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। अब बोल दिया जाएगा कि कोण आई है तो आई बराबर 0, तो कोण आर बराबर भी क्या होगा 0। तो लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, मान 0। कोण आई का भी मान 0 और आर का भी मान 0। समझ में आ गया पहला नियम, जितना आपतन कोण रहेगा उतना डिग्री का परावर्तन कोण भी रहेगा। समझ में आ गया, यह था प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम। अब देखेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। याद कीजिएगा ये VVI क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में कितने नियम है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम को क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, दोनों नियमों को व्याख्या कीजिए, यानी कि लिखने के लिए आ जाता है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, तो देखिए दूसरा नियम कहता है आपतित किरण है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया लंब, तीनों
एक ही, तीनों एक ही समतल, तीनों एक ही समतल, तीनों एक ही समतल, तीनों एक ही समतल पर कर देते हैं, तीनों एक ही समतल पर आकर मिलती है। समझ में आ गया। दूसरा नियम यही कहता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण, परावर्तित किरण यानी कि लौटने वाली किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है, इस पे डाला गया लंब, ये तीनों रेखा, ठीक है, फिगर पे ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों जो रेखा है ये समतल के एक ही सतह पर क्या हो रहा, मिल रहा है ना, एक ही बिंदु पे मिल रहा है। और एक ही बिंदु पे मिलने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है, जो क्या कहता है कि तीनों किरण है वो एक ही समतल पर क्या होता है, मिलता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। समझ में आ गया। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। समझ में आ गया। ये हो गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम। और कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, और कौन कौन होते हैं तो क्लियर कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है ना, उसका किरण आरेख देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि किरण आती है उसे कौन कहते हैं, तो आपतित किरण, लौटती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ पे एक बिंदु होता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये दर्पण है तो बोलते हैं इसे समतल दर्पण। और इसके बीच में आपतन बिंदु पे जो लंब है डाला उसे बोलते हैं अभिलंब। और इसके बीच में जो कोण बन गया इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसके बीच में जो कोण बना उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आ गया। तो इसके सारे जो यहाँ पे पार्ट आ गए, परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरह से जानेंगे, यानी कि डिफिनेशन के तौर पे जानेंगे, ठीक है। और यह पूछता है कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि आपतित किरण क्या है ना। तो प्रकाश के किरण, आने वाली किरण जो होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक समतल आपतित किरण समतल दर्पण के किसी बिंदु पे पड़ती है, पड़ने के बाद वह एक दिशा में लौट जाती है, और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। और यहाँ पे अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है, तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, यानी जिस बिंदु पे मिलता है तीनों उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और समतल सतह क्या है, तो जिसके द्वारा प्रकाश के परिवर्तन किया जाता है उसे समतल दर्पण बोला जाता है। समझ में आ गया। अब अगला देखेंगे थोड़ा सा। अगला क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन जो होता है, अगर वह किसी एक समतल सतह पर और सीधी रेखा में गमन कर रही हो तो क्या होगा। यहाँ पे एक समतल दर्पण ले लेते हैं और इस पर जो प्रकाश पड़ रही है एकदम सीधा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये हो गया समतल दर्पण, है ना। और समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण है वो एकदम लंबवत पड़ रही है, एकदम सीधा गिर रही है ना। यहाँ पे एक बिंदु है ना, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के किसी बिंदु पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो इसका मान क्या होगा, आपतन कोण इसका और परावर्तन कोण इसका क्या होगा, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण पर, है ना, प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़ रही हो, है ना, अगर पूछा जाएगा कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़ रही है तो क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एक समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधा, है ना, लंबवत पड़ती है तो प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए ये सीधा आ रहा है तो सीधा आएगा और इस पे पड़ेगा और वापस फिर इसी दिशा में टकराकर लौट जाएगी, ठीक है। तो ये लौटती है तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, 0 होगा। आपतन कोण यहाँ पे 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण पर किरण जो है, प्रकाश का किरण लंबवत पड़ रही है, सीधा दम आया, इस पे टकराया, टकरा कर वापस इसी दिशा में लौट गया, तो इसका आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण यानी कि कोण I बराबर 0, ठीक है। तो इसका परावर्तन कोण भी 0 यानी कि लौट गया इसी दिशा पे, जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो कोण I बराबर 0।
तब कोण R बराबर भी 0, यानी आपतन कोण का मान 0 होगा तो परिवर्तन कोण का मान 0 ही होगा। तो समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है तो वह जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे का मान जो है वो कौन हो गया, शून्य हो गया। कोण I बराबर में शून्य और कोण R बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे यह था लंबवत पड़ने पर इसका मान क्या होगा। समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग क्या, तब हम लोग देखेंगे इससे अगले वीडियो में, है ना, अगले पार्ट में देखेंगे। इतना ही काफी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, जिससे इसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना असंभव है, यानी मुमकिन नहीं है। तो यह वीडियो है वो पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, परावर्तन क्या, प्रकाश के परिवर्तन की फिजिक्स में पहला चैप्टर है जिसका यह पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 होगा। इसका 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, फिनिश हो जाएगा। ये लगभग आधा चैप्टर खत्म हो गया है। अब बस बच गया है वो क्या है, गोलीय दर्पण बच रहा है। गोलीय दर्पण क्या है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। वो दोनों पढ़ना है दर्पण, उसके बाद चैप्टर ये फिनिश हो जाएगी। तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, यह जो था पार्ट क्या था, यह पार्ट 1 था और अगला वीडियो इसको आएगा वह पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगला पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से कहीं भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, है ना, प्रश्न किया जाएगा तो आप लोग दम निफिक्र होकर दम, है ना, दम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो पढ़े हैं वो आसानी से याद हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे भी हो आपका जो माध्यम है उस पर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का मदद मिले, यानी सपोर्ट मिले। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो कमेंट में बताइए, उस समस्या को क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग इससे पिछले वीडियो, है ना, जो वीडियो बन रहा है इसके पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।